बीच बीच में एमपीपीएससी का हम लोग कुछ आपको बताते रहेंगे, लेकिन आज फिर से ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चले चलते हैं, क्योंकि अगर हम ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और उसी तरह से चले गए तो बहुत लंबा ज्योग्राफी खींच जाएगा, लेकिन उसके प्रश्न जो है आपको परीक्षा में नहीं मिलेंगे। तो हम ऐसी ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो परीक्षा के काम की है, सीधी। तो अभी हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। और आपको पहले लिस्ट बनाने के लिए कहा था ज्योग्राफी से बहुत सारी। उस लिस्ट की बात तो होगी ही खैर, लेकिन उस लिस्ट के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उसके हिसाब से बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपसे कहा गया था बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए, आपसे कहा गया था नेशनल पार्क के बारे में, रामसर वेटलैंड के बारे में। तो आज हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, खास करके जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न एनवायरनमेंट के हिस्से में, ज्योग्राफी के हिस्से में यहीं से आते हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस जब आप देखोगे तो उसमें ये आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण के संरक्षण वाली, जिसमें एक तो आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट जो है आपको याद करनी है। वैसे आप शुरुआत कर सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले नंबर पे आप लिखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। क्योंकि एमपीपीएससी की परीक्षा में भी आप विश्व विरासत से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, महत्वपूर्ण कहानियाँ आ जाती है, भारत में महत्वपूर्ण स्मारकों का डिस्ट्रीब्यूशन वो मिल जाता है, भारत दर्शन हो जाता है एक तरह का। भारत क्या है उसको समझना है तो आप विरासत स्थलों को समझ सकते हैं। और यूनेस्को ने जो सूची बनाई है वो मानवता की धरोहर के तौर पे बनाई। यूनेस्को का उद्देश्य भारत की धरोहर को संरक्षित करने का नहीं है। उनका उद्देश्य है कि मनुष्य ने जब से जन्म लिया है तब से लेकर अभी तक जो भी कुछ इस धरती पे बनाया है उसको बचाना है, क्योंकि वो मनुष्यता की धरोहर है। मनुष्य जंगलों में था, आग जलाना सीखा, शिकार करना सीखा, फूड गैदरिंग करता था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करता था, पहली बार एग्रीकल्चर करना सीखा, आर्ट एंड कल्चर के बारे में उसने विकास किया, एनिमल्स के साथ रहना उसने स्वीकार किया, पालतू बनाया उनको और अपने उपयोग में लिया, और जीवन जीने की विभिन्न पद्धतियां उसने विकसित की। मानव संग्रहालय में जाकर के आप देख सकते हैं। ये जो मानव संग्रहालय है ना, मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन है, मिनिमम 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न। मानव संग्रहालय का ढंग से अगर आप विजिट करो तो 10 प्रश्न वहीं से आ जाएंगे आपकी परीक्षा में। मानव संग्रहालय पूरी दुनिया में सभी तरह के म्यूजियम मिल जाएंगे आपको। वॉर म्यूजियम मिल जाएगा, हिस्टोरिकल होंगे, आर्कियोलॉजिकल होंगे, लेकिन मानव का संग्रहालय ये कहीं नहीं मिलेगा। मानव संग्रहालय, भारत को वैसे भी क्या कहा जाता है? इथेनोलॉजिकल म्यूजियम, प्रजातीय संग्रहालय, तरह तरह की प्रजातियों का संग्रहालय है भारत। और वो प्रजातियां क्या करती हैं, कौन सी वस्तुएं बनाती है, कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाती है, घर कैसे बनाती है, रीति रिवाज कैसे होते हैं, मनोरंजन के लिए क्या करती है, खाने पीने के लिए क्या करती है, आजीविका के लिए क्या करती है, यात्राओं के लिए क्या करती है, और राजनीति के लिए क्या करती है। सारा संग्रह अगर आपको देखना है तो मानव संग्रहालय में मानव के इर्द गिर्द होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, उनमें काम आने वाले टूल्स, टेक्निक और उन सब वस्तुओं का जो उसके उपयोग में आती है, उन सब का संग्रह वहां पर रखा हुआ है। ओपन गैलरी में जाएंगे वहां पर तो
ओपन स्काई वाले में तो आपको बकायदा ट्राइब्स के द्वारा बनाए जाने वाले घर, उनके रीति रिवाज में काम आने वाली वस्तुएं ओपन स्काई गैलरी में आपको वहां मिल जाएगी, मुक्ताकाश में। अब ये सब बनाना बड़ा खर्चीला होता है। आसाम में कोई घर है, वैसा घर भोपाल में बनाना, उसी साइज का घर, तो उसके लिए पैसा लगता है, परिश्रम लगता है, कलाकार लगते हैं, कलाकारों को सैलरी देना पड़ती है, आने जाने का किराया देना पड़ता है। तो ये कोई अंबानी और ये कोई इस तरह का कोई पैसे वाला उद्योगपति ये काम करेगा क्या? क्योंकि इसमें तो कुछ पैसा नहीं है। उसके बाद आप किसके लिए बना रहे हो, उसका मेंटेनेंस भी करना है, तो किसके लिए बना रहे हो? स्कूल के बच्चों के लिए बना रहे हो। अच्छा, ये स्कूल के बच्चे क्या पूरे भारत के लोग देख सकते हैं? हाँ नहीं, दुनिया के लोग देख सकते हैं, लेकिन भोपाल के लोग ही देखने नहीं जाते। बनाया किसके लिए? सब लोग। अभी आगरा के कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा, आगरा में ही रहते हैं लेकिन ताजमहल नहीं देखा। आप में से ढेरों लोग होंगे जो सांची नहीं गए। लोग पता नहीं कहाँ से आकर के सांची चले जाते हैं, भीमबेटका चले जाते हैं। कई सारे लोग होंगे भोपाल के जिन्होंने अभी सांची नहीं देखा, भीमबेटका नहीं देखा। और ऐसे लोग भी हैं जो मानव संग्रहालय भी नहीं गए, और गए तो वही वहां पर खाना खा के आ गए, टिफिन लेके गए थे। और मानव संग्रहालय मतलब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आप देखने जाते हो ना, ये 38 है, अभी 38 हो गई हैं यूनेस्को ने जो बनाई है। उनके सारे ज्ञान के बराबर अकेला ज्ञान जो है आपको मानव संग्रहालय दे देगा। मानव का जन्म कैसे हुआ, मानव का विकास, इतिहास, और पूरे देश के इंसान कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करते हैं। देखिए तो सही, जाकर के देखिए कितना कितना ज्ञान है, पर पढ़ना पड़ेगा उसको। वहां जाकर के एक एक आइटम को पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है वहां। केवल आप प्रदर्शनी देखेंगे तो उससे नहीं होगा, उसके बारे में लिखे। यूपीएससी में 10 प्रश्न मिल जाएंगे, एमपीपीएससी में भी 10, यूपीएससी में भी 10। और ये इंदिरा गांधी की प्रेरणा से बनाया गया था। और एक यूनिवर्सिटी बनी है, आदिवासी यूनिवर्सिटी, अमरकंटक में। उसका नाम भी शायद इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो अब ये भी विचार करना पड़ेगा कि जो लोग जेएनयू की परवाह नहीं करते, वहां फीस वृद्धि कर देते हैं, क्या वो मानव संग्रहालय में इंटरेस्ट लेते होंगे? और क्या ये जो वर्तमान सरकार है ये कभी मानव संग्रहालय बनाएगी? उनको तो ये फिजूल की बात लगेगी। इमेजिन कर सकते हैं हम इस सरकार के लिए कि मानव संग्रहालय में पैसा खर्च करेंगे। और मानव संग्रहालय बनाना कितना जरूरी है ये कौन समझ सकता है? जो सॉफ्ट साइंसेस को समझता है। 2 तरह की स्टडी है ना भारत में, हार्ड साइंसेस एंड सॉफ्ट साइंसेस। जेएनयू क्या पढ़ाता है? सॉफ्ट साइंसेस, ह्यूमैनिटीज। अब वो जो जेएनयू पढ़ाता है वो, उसको कितने लोग निरर्थक, आप में से कितने लोग जो है साइंस में पढ़े हुए हैं, पहले इंजीनियर बने थे, डॉक्टर थे, और हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी को बेकार समझते थे, और जब सिविल सर्विसेज का पढ़ने के लिए आए तो आप में से कितने लोगों को लगने लगा कि ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो ना तो हम देश को समझ पा रहे हैं ना दुनिया को समझ पा रहे हैं, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता इसके बिना। आज आप भारत के संस्कृति को समझ पाते हैं, हिस्ट्री को समझ पाते हैं, मॉन्यूमेंट समझ पाते हैं, यहाँ के संविधान को समझ पाते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है। आज महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा होता तो ज्यादा से ज्यादा आप कह रहे होते ये बाल ठाकरे का लड़का है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप इस तरह का कमेंट करते। या फिर बोल देते देखो ये दोनों साथ मिलकर लड़े और अब ये क्या कर रहे हैं। और या फिर आप बोलते कि राज्यपाल का दिमाग खराब हो गया। या फिर और कोई कमेंट होता कि देखो ये केंद्र सरकार कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर रही है। ये बहुत देशी टाइप के कमेंट होते हैं, बाजारू टाइप के। पर आज आप कई तरह के एंगल को समझते हैं। आप जानते हैं कि 356 क्या है, आप फेडरलिज्म को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, सेक्युलरिज्म को समझते हैं,
आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझते हैं, आप रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, आप रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हैं, रोल ऑफ गवर्नर समझते हैं, रोल ऑफ प्रेसिडेंट समझते हैं, आप रोल ऑफ प्रोटेम स्पीकर समझते हैं। आप जानते हैं स्पीकर क्या होता है और उसका कितना बड़ा रोल होता है। आप सरकारिया कमीशन जानते हैं, आप राजमन्नार कमीशन जानते हैं, आप शीतलवाड़ कमीशन जानते हैं, आप ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जानते हैं, आप पुंछी कमीशन जानते हैं। तो कितने सारे कमीशंस हैं जो इसके बारे में रिकमेंडेशन दे चुके हैं। SR बोमई केस जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ढेरों केस हैं। आपके सामने कर्नाटक का विवाद है, आपके सामने उत्तराखंड का विवाद है, आप हॉर्स ट्रेडिंग जानते हैं, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म जानते हैं, आप एंटी डिफेक्शन लॉ समझते हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये सब एंगल है इस घटना के, महाराष्ट्र की घटना के इतने सारे आयाम हैं जो आप समझते हैं। क्यों समझ पाए? अभी तो बहुत है, मैं बोलता जब रोल ऑफ मीडिया समझते हैं आप कि मीडिया का दबाव क्या होता है, रोल ऑफ सोशल मीडिया समझ जाएंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होता है, धार्मिक कट्टरता क्या होती है, राजनीतिक अपराधीकरण क्या होता है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे होता है, CBI और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और इनकम टैक्स है और ऐसी एजेंसियों को कैसे लगाया जाता है, गृह मंत्रालय की क्या भूमिका होती है, सुरक्षा एजेंसियों की क्या भूमिका होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्या भूमिका होती है। ऐसे समय में कर्फ्यू लगाना पड़ता है तो क्या हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे संभाला जाता है, और उसका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हर चीज का अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो आपने इंडियन पॉलिटी में देखा है ना। तो ये इतनी सारी समझ जब होती है तब महाराष्ट्र की घटना को समझना, और फिर बारीक करके एक एक आर्टिकल को यदि समझें तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है, विधायक दल का नेता चुना जाता है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि व्हीप क्या होती है, सदस्यों की योग्यता किस तरह से हटा दी जाती है और अयोग्य कैसे घोषित कर दिए जाते हैं। पता नहीं कितने सारे एंगल हैं। यानी घटना एक है और कम से कम 50-60 एंगल घूम जाते हैं आंखों के सामने। तो आप जागरूक नागरिक हैं, आप संवैधानिक नागरिक हैं, और आपको कई लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। लेकिन तुमको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने अभी जितनी भी बातें बताई उसमें से 90% जिसको पता है वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का समझदार आदमी मान सकता है। कितने लोगों को समझ में आती होगी भारत के, कितने प्रतिशत लोगों को, अंदाजा लगाइए। और जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू नहीं की तब आपको क्या समझ में आता था, और द हिंदू के वो जो कठिन आर्टिकल और प्राइम टाइम और ये सब कहाँ से समझ में आ जाएंगे। फिर उसमें जो एक्सपर्ट्स आएंगे और अपनी राय देंगे वो कैसे समझ में आ जाएगी। एक एक मुद्दे पे, यही अयोध्या वाले पे ले लीजिए, 370 पे ले लीजिए, यही 3 तलाक पे ले लीजिए, और जो अभी इतने सारे हॉट इश्यूज हैं इन पे ले लीजिए। तो ये समझ हमारी बड़ी ह्यूमैनिटीज सॉफ्ट साइंसेज के कारण है। तो सॉफ्ट साइंसेज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ सरकारें ऐसे मानती कि ये बकवास है, इनको पढ़ने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वो आजादी की बात करने लगता है, भारत को तोड़ने की बात करने लगता है। केवल हार्ड साइंसेस पढ़ाई जानी चाहिए। तो हार्ड साइंस वालों को अगर ये चीजें पता नहीं होंगी तो वो कैसे नागरिक होंगे, वो एक तरफा नागरिक होंगे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। फिर उनको आप मस्कुलर नेशनलिज्म सिखा दीजिए और कट्टर धार्मिक बना दीजिए उसको, फिर उसका उपयोग कर लीजिए, चाहे जैसे उसका वोट का, वो और खतरनाक होगा। तो नेशनलिज्म जरूरी है लेकिन मस्कुलर नेशनलिज्म जरूरी नहीं है। अभी जो नेशनलिज्म का स्वरूप है वो एक तरह का मस्कुलर नेशनलिज्म, कट्टर राष्ट्रवाद का स्वरूप है। तो आपको बताया था कि राष्ट्रभक्ति की जरूरत है, राष्ट्र पेट्रियटिज्म की जरूरत है, नेशनलिज्म की नहीं। तो इसलिए हम जो इस फील्ड में आए, तो इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मानव संग्रहालय जाइए, थोड़ा सा स्टेट म्यूजियम जाइए, जनजाति संग्रहालय को देखिए,
सॉफ्ट साइंसेस को समझने की कोशिश कीजिए, मनुष्य के व्यवहार को समझने की कोशिश कीजिए, पर्यावरण को जानने की कोशिश कीजिए। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हम 2 दिनों में चर्चा करेंगे और एमपीपीएससी तक इसको ले जाएंगे, वर्ल्ड से लेकर के एमपीपीएससी तक। उसमें सबसे बड़ी चीज है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरे नंबर पे लिखिए बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिर लिखिए नेशनल पार्क्स, फिर लिखिए रामसर वेटलैंड्स, रामसर वेटलैंड्स। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, भाषाई वर्गीकरण, दुनिया का भाषाई वर्गीकरण। रेशियल क्लासिफिकेशन इन वर्ल्ड, रेशियल क्लासिफिकेशन प्रजाति वर्गीकरण। ये तीनों लेवल पे, भारत यानी कि दुनिया, वर्ल्ड, इंडिया और एमपी। और तीसरे में जनजातियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स एट वर्ल्ड लेवल, एट इंडियन लेवल यानी नेशनल लेवल एंड एट स्टेट लेवल एमपी। तो ये सब चीजें 3 लेवल पे करनी है आपको। सबसे पहले वर्ल्ड में जाना है, लेकिन वर्ल्ड में अगर आप प्रजाति पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मोटी मोटे जो क्लासिफिकेशन है, बड़ी बड़ी जो उसके सब पॉइंट्स में नहीं जाना है हमको, उसके पॉइंट्स में बताऊंगा आपको कि इसको पढ़ना कैसे। क्योंकि अगर आप विदाउट गाइडेंस पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे, विकिपीडिया में चले जाएंगे और उसमें बहुत अपार सामग्री है, और इतनी सामग्री है कि आप उसको देख करके आप हो सकता है पढ़ाई छोड़ दें आप कहेंगे ये सब इतना पढ़ना पड़ेगा, और उतना आता भी नहीं है। इसलिए हम क्या पढ़ना चाहिए, उसमें से क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। पढ़ना आप ही को है, लेकिन हम गाइड करेंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो एक कॉपी आपको बनाने के लिए कहा था, कॉन्टिनेंट वाइज आप कॉपी बना लीजिए, हर कंट्री का एक पेज बना लीजिए। विश्व परिक्रमा के नाम से एक कॉपी बनाने के लिए आपको कहा था। लॉन्ग कॉपी लीजिए, एक कंट्री का एक पेज। लेकिन बड़े कंट्री हैं जैसे चाइना है, रशिया है, यूएस है, यूके है, तो उनके 2-2, 3-3 पेज भी आप छोड़ सकते हैं। तो जिसमें 250-300 पेज की एक कॉपी लीजिए, और एक पेज पर कॉन्टिनेंट वाइज, सबसे पहले जैसे एशिया ले लिया आपने, अफ्रीका ले लिया, तो अभी आप अफ्रीका से शुरू कर सकते हैं। और उस कॉन्टिनेंट के जितने कंट्री हैं उन सबको एक एक पेज पे लिख लो। वहाँ का कैपिटल लिखो, वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लास्ट इलेक्शन के रिजल्ट, वहाँ के एथनिक ग्रुप्स जो पॉपुलेशन में आप लोग देखते हो साइड में आता है, किसी भी कंट्री का नाम देते हैं, विकिपीडिया एक ब्लॉग देता है, साइड में एक बॉक्स देता है, उसमें सारी जानकारी देता है, करेंसी देता है वहाँ की, वहाँ का एथनिक ग्रुप देता है, पॉपुलेशन साइज देता है, दुनिया में पॉपुलेशन में कितना नंबर है इसका, डेंसिटी देता है, लैंग्वेजेस देता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हेडक्वार्टर्स देता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, कैपिटल कहाँ है। तो खास चीजें आप वहां से नोट कर लीजिए। और फिर वहां की इकोनॉमी का आधार क्या है, ये सब करने के बाद आपको पॉलिटिकल घटनाक्रम में या न्यूज में आना होगा, रिसेंट न्यूज। अब जैसे मेक्सिको लेंगे आप, या आप बुल्गारिया ले रहे हैं, या फिर आप सूडान ले रहे हैं, तो ऐसे में आप न्यूज में कर सकते हो। सूडान इन न्यूज, सूडान इन 2019 आप इतना करेंगे तो 2019 की घटनाएं सूडान की सारी आ जाएंगी। तो वही सिविल वॉर, दारपुर, वो सारे संकट, तो दुनिया भर में कहाँ कहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस काम कर रही हैं, यूनाइटेड नेशन कहाँ काम कर रहा है, इंडिया ने कहाँ कहाँ सहयोग किया है, तो ये सब चीजें उस पेज पे आनी चाहिए। तो ये एक तरीका होता है। यहाँ पर एक एटलस है, ड्रीमलैंड एटलस करके,
ड्रीमलैंड का एक वर्ल्ड एटलस आता है, स्कूल एटलस के नाम से आता है। सामान्यतः यह मिलता नहीं मार्केट में, तो आप उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। उस एटलस की विशेषता यह है कि वो किसी भी कंट्री की 5-6 जगहों के बारे में फोटोग्राफ सहित साइड में डिस्क्रिप्शन देता है। मुझे ये उसका अंदाज पसंद आया, तो इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। उसका फायदा ये है कि जैसे आप इंडिया को नहीं जानते और इंडिया वाला पेज आप निकालते हैं, तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ऐसी 5-6 चीजें भारत के बारे में बताता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती हैं और भारत को पहचान दिलाती है, जिसकी वजह से भारत को जाना जाता है। वो भारत की पहचान है। तो आप बोत्सवाना में जा रहे हैं, आप केनिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की जनजाति है, जैसे मसाई है, या केनिया में, या ऑस्ट्रिच है, एनिमल में ऑस्ट्रिच है, जनजातियों में जाएंगे तो मसाई जनजाति है, पिग्मीज हैं, उधर जाएंगे बुशमैन, हॉटेंटॉट, ये तो उनके बारे में वो फोटोग्राफ सहित कुछ कुछ जानकारी, या वहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, उसका फोटोग्राफ दे करके वो साइट में कुछ बताता है। मुझे लगता है किसी कंट्री के बारे में, अगर दुनिया के 200 देश हैं और 200 देशों के बारे में यदि आप 6-6, 7-7 बातें भी जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसकी पहचान कराती है उस देश की, मुझे लगता है बहुत होगा। बहुत नई जानकारियां आपके पास आएंगी और लगभग वही जानकारियां परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आपका काम तो हो गया। अब भारत में बहुत छोटी छोटी चीजें भी है क्या, जो जैसे भोपाल का आदमी है तो उसके लिए तो भोपाल के आसपास 12-15 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई नेट पे सर्च करेगा और बहुत दूर रहता है और मुंबई में रहता है, दिल्ली रहता है, या हिमाचल में रहता है और वो भोपाल में, तो उसको बड़ा तालाब दिखाएगा कोई, ज्यादा से ज्यादा भीमबेटका और सांची, और भोपाल खत्म कर देगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वो कहेगा नहीं, ताजमहल देखना है, भोपाल ओपाल हम नहीं जानते। अब आगरा जाना, ताजमहल जरूर देखना है, तो फिर भोपाल खत्म हो जाता है। तो ऐसे एलिमिनेट होती रहती है चीजें। तो हम अगर मेक्सिको के बारे में जानना चाहते हैं, या हम बोलीविया के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम किसी हॉट इश्यू के बारे में बात करेंगे जो करंट में वहां चल रहा है। हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करेंगे जिसे यूनेस्को ने संरक्षण दिया है, और हम रामसर वेटलैंड को जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर रामसर वेटलैंड कौन सी है, या हम किसी बायोस्फीयर रिजर्व या बहुत बड़े नेशनल पार्क को जानने की कोशिश करेंगे जहां पर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो स्पीशीज कौन सी है और नेशनल पार्क कौन सा है। आगे समझ में? तो हम राजनीतिक उठापटक को भी समझना है, वहां के फोना को भी समझना है, वहां के फ्लोरा को भी समझना है, वहां की इकोनॉमी को भी समझना है। तो सबसे पहले आप शुरू करिए वर्ल्ड लेवल से। तो उसके लिए एटलस का सहारा लीजिए, एटलस आपको मदद करेगा। अब एक और एनिमेशन वाला और पिक्चर वाला और वीडियो वाला आप स्वरूप ले सकते हैं विकिपीडिया और गूगल के माध्यम से। एटलस में क्या होता है कि आप किसी चीज को क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप किसी चीज को क्लिक करके उसके बारे में वीडियो और एनिमेशन और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उसके साथ साथ इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन एटलस का अपना इंपॉर्टेंस है, उसमें आप बहुत कुछ हाथ से लिख सकते हैं, टिक बना सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ डाल सकते हैं। तो एटलस 3-4 तरह के एटलस खरीदने चाहिए। कई लोग मुझसे पूछे सर कौन सा एटलस लें, तो ब्लैक स्वान वाला भी ले लो, ऑक्सफोर्ड वाला भी ले लो, राष्ट्रीय स्कूल एटलस है वो भी ले लो, और ड्रीमलैंड वाले भी ले लो। क्योंकि जितने भी एटलस हैं सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबने अलग अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है। सारे गुण एक ही एटलस में नहीं होते, और खास करके जो लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हुए हैं उनको तो ये सब करना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो है इसमें संकुचित मत होइए, इसमें थोड़ा सा बड़ा दिल रख करके एटलस लीजिए, और एटलस आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। तो ये शुरुआत है आपकी पढ़ाई की, जो वर्ल्ड लेवल पे शुरू होगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं या आप समाचार कहीं पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड की जो सिटीज़ हैं उनकी पहचान आपको होने लगेगी। खबरों में आपको समझ में आने लगेगा कि ये जगह कौन सी है, किसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आप शुरुआत नहीं करेंगे तो हमेशा अनजान बने रहेंगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मानव की धरोहर में वो सारी जगह आएंगी
तो भारत में ऐसी 38 जगहों को चिन्हित किया गया है। तो हम ये काम आप पे सौंपते हैं कि आप दुनिया की हर देश की 5-5, 6-6 जगहों के बारे में पता करेंगे। और खासकर हो सकता है किसी देश में 2 या 3 ही जगह हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, 5-6 जगह ना हो, किसी देश में 10-15 भी हो सकती हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कितने गहराई तक अध्ययन करेंगे। और उसका जो लोग 1 साल बाद 2 साल बाद परीक्षाएं देने जा रहे हैं उनको बहुत गहराई तक पढ़ना चाहिए। लेकिन जो अभी 12 जनवरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा लाइट मोड में उसको पढ़ लें और 1 या 2 दिन में उसको वर्ल्ड लेवल को खत्म कर लें। फिर आते हैं हम लोग नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ फिर बहुत सारे प्रश्नों के लेवल होते हैं। जब हम अपने स्टूडेंट से पूछना शुरू करते हैं कि आपसे हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो साधारण प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछने का तरीका दूसरा होता है, उसका लेवल बहुत साधारण होता है, जैसा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो उसमें जवाब भी फिर अलग अलग स्तर के जवाब आते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर है तो कोई व्यक्ति सीधा सीधा बता देता है कोणार्क में है। कुछ लोगों को कोणार्क याद नहीं आता, उड़ीसा याद आता है तो वो उड़ीसा बता देते हैं। कुछ लोग भुवनेश्वर बता देते हैं, कुछ इस तरह से जवाब देते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है, इससे पता चलता है कि लोगों का लेवल कैसा है। तो जो लोग कोणार्क बताने में सक्षम हो जाते हैं हम ये मान लेते हैं स्टेट सर्विस के लायक है। लेकिन कई बार स्टेट सर्विस के जो प्रश्न है वो वहीं तक सीमित नहीं होते, वो थोड़ा सा आगे पूछता है कि ये कौन सी शताब्दी में बनाया गया था, फिर ये कौन से राजा ने बनवाया था। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में भी 4 या 5 लेवल बनेंगे। आपको लेवल क्रॉस करते हुए गेम खेलना है। सबसे पहले तो नोइंग है कि आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। अब जैसे विजयनगर या हम्पी के स्मारक या पट्टडकल के मंदिर और वो जो उनका स्मारकों का समूह है, तो कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है तो वो लोग पट्टडकल के मंदिर पूछ लेते हैं या हम्पी के स्मारक पूछ लेते हैं या इस तरह से हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि नहीं, विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाता है। लेकिन प्रश्न लगभग वहीं से उससे मिला जुला है। तुंगभद्रा नदी बता दी तो फिर वो बोल देता है उसके राज्य में कौन सा यात्री आया था, थोड़ा हिस्ट्री में चला जाता है। तो हो सकता है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख रहा था और उसी का प्रश्न पूछना चाहता था, उसको लगा कि मैं ये पूछूं, थोड़ा डीप में ले जाऊं, ये क्या प्रश्न हुआ है, तो बहुत ऊपर ऊपर से प्रश्न है। तो आपको थोड़ा डीप में तैयार करना है इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। कई बार हम केवल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये यहां पर है, कौन से सन में थी और कौन से स्थान पे और किसने बनवाया, उसके निर्माणकर्ता कौन थे, कई बार खोजकर्ता, और संरक्षण कब हुआ, यानी कौन सी सन में उसको संरक्षण दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, कौन से सन में शामिल किया गया, ये यहां तक आपको। फिर क्या होता है कि जैसे खजुराहो है, सांची है, ऐसे स्थानों के बारे में जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में जब हम चूंकि स्टेट लेवल पे आ रहे हैं नेशनल से, तो हमसे और डीप में प्रश्न आ जाते हैं कि यहाँ पर खजुराहो उत्सव जो मनाया जाता है, खजुराहो समारोह जो होता है, ये कब से, इसकी शुरुआत कब से हुई, कभी ये प्रश्न आ सकता है। या इसमें क्या क्या होता है, तो संगीत समारोह भी होता है, नृत्य समारोह भी होता है, तो कौन कौन सी विधाएं होती है, या इसके कब कब समारोह में क्या क्या उपलब्धियां रही है समारोह की। ग्वालियर समारोह भी होता है, तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में। तो अब हमको इनके फिर डीप में जाना पड़ेगा कि वो जो जेजाक भोक्ति के चंदेल हैं उन्होंने निर्माण कराया था, इस सन में कराया था, और ये जो क्षेत्र है छतरपुर वाला, ये जेजाक भोक्ति कहलाता है। और खजुराहो जो है खरजूर वाहक, उसका पूरा नाम था खरजूर वाहक, उस वंश के लोगों ने ये किया था। तो मंदिरों के नाम, फिर मंदिरों की शैली जो वहां तक थी पंचायतन शैली पे बने हुए हैं, हमने बताया था आपको
कि पंचायतन शैली के मंदिर हैं, तो पंचायतन शैली क्या होती है वो वहां चला जाएगा। पंचायतन शैली क्या होती है, कहाँ से आई है, इसकी क्या विशेषता है, तो यूपीएससी भी पूछता है, एमपीपीएससी भी पूछता है। तो अब हम चाहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मैं इंटरेस्ट जगाना चाहता हूं आपका, किस लेवल पे पढ़ना है आपको। नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है नोट्स बनाने का समय नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो अच्छा तो लगता है नोट्स बनाना, लेकिन आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे अगर आप अंडरलाइन करके पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में संजोएंगे, क्योंकि रिवीजन की ज़रूरत तो पड़ती है। ये जो डीप वाले क्वेश्चन है इनका जवाब आप कब नहीं दे पाते हो, जब आपका रिवीजन नहीं होता। जैसे ही आपने किसी ने पूछा कि उस राजा का नाम बताइए जिसने सूर्य मंदिर बनाया था, कौन से शासक ने बनाया था, अगर आप इसका जवाब दे पाए इसका मतलब आपने अभी 10-15 दिन में कभी न कभी उस राजा का नाम पढ़ा है, महीने भर पहले पढ़ा है, या जब भी आपने पढ़ा था उसको 6-7 बार रट के और उसको पक्का कर लिया था। अदरवाइज आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप सिर्फ कोणार्क बोल के, या फिर हम कहेंगे कि इस तरह से पूछें कि ब्लैक पेगोडा किसे कहते हैं, तब आपको सप्त पेगोडा भी याद आएगा, ब्लैक पेगोडा, व्हाइट पेगोडा, कुछ तो भी, और फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आपने अगर रिवीजन कर रखा है तो एकदम से समझ में आएगा, या फिर पहली बार पढ़ा है तब ज्यादा पढ़ा है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, इसलिए आप अंडरलाइन करके उसको छोड़ सकते हैं। तो आज आपका होमवर्क रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया के लिए क्या करना है आपको बताया, एटलस को पकड़ करके उसमें से डिस्क्रिप्शन को अंडरलाइन करके देखना है। बहुत ज्यादा रटाई नहीं करना है उसकी, क्योंकि उसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है, कभी भी प्रश्न आ सकता है। नेशनल लेवल पे आप 24 घंटा दे सकते हैं, आप रोज 10 घंटा पढ़ाई करते हैं तो 3 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और स्टेट लेवल का आपको 1 दिन देना है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, खास करके सांची है, खजुराहो है और भीमबेटका है, तो इसको डीप में पढ़ना है। वाकणकर साहब की 1919 का जन्म है, तो 2019 में शताब्दी है जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, तो उनकी जन्म शताब्दी है। विक्रम यूनिवर्सिटी से थे, और हम जहाँ नीमच से जहाँ हम आते हैं वहाँ उनका जन्म हुआ था, और पूरी दुनिया में उन्होंने खोजें की है, एक्सकेवेशन में लगे रहे बहुत सारी। उज्जैन, नागदा के आसपास कायथा, एरण और ये जो संस्कृतियाँ हैं ये सब खोजी हैं। तो मैं यहाँ एमपीपीएससी का टच ज़्यादा देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और कुछ नहीं होता, ज्योग्राफी वही रहती है, बस उसमें थोड़ा सा लोकल खबरें, लोकल चीज़ें, स्थानीय जो मॉन्यूमेंट्स हैं और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो पूछते हैं, तो हमको लगता है ये एमपी का पेपर है, लेकिन भीमबेटका तो यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो इनको तो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे देश में अगर 38 हैं, यूपी में तो फिर बहुत सारी हैं, फिर आप देखते हो। तो ये आपको समझना चाहिए धीरे धीरे। कई लोगों को ये छोटी छोटी खबरें नहीं पता होती कि अब कई बार क्या होता है, हमको केवल स्टेट पता होता है कि सारनाथ कहां पर है, तो हम जानते हैं यूपी में है, चल, लेकिन सारनाथ कौन से जिले में यूपी के है, फिर वहां अटक जाते हैं। तो हमारे बहुत सारे प्रश्न जो है इस लेवल पे जाकर के अटकते हैं। सफल व्यक्ति वो है कि वो ऐसे प्रश्नों में अटकता नहीं है, वो सफल है। और जो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके अटक गया, तो जानबूझ करके परीक्षक जो होता है, पेपर बनाने वाला, कुछ प्रश्न ऐसे रखता है, 15 से 20 प्रश्न ऐसे रखता है, और उसकी इच्छा होती है कि जिसने डीप में नहीं पढ़ रखा वो अटक जाए। अगर आपने वो बैरियर पार कर लिया तो आप एग्जाम क्रॉस कर जाएंगे। तो हमको उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए यूपीएससी ने एक बार पूछा था सांबर झील, अब राजस्थान सबने रटा हुआ है, उसने राजस्थान का जिला पूछा था यूपीएससी में। तो जनरली सांबर झील को ऐसा मानते हैं कि समुद्र के किनारे होती है, जो अंदाज लगाता है तुक्का लगाता है इस तरह से। तो सबको पता है कि सांबर झील जो है राजस्थान, कुछ चीजें बिल्कुल वेल नोन है। अब कोई पूछ ले कि रन ऑफ कच्छ जो है
वो कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है ना। अब वहां दिक्कत आ जाएगी फिर। तो आपका, आप सब जानते हैं गुजरात में है, तो जो वेल नोन चीजें हैं उनके बारे में भी जब आपसे थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे तो आप चक्कर खाने लग जाते। ठीक है, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला है, लेकिन हमने बताया कि उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। सरगुजा जिला है तो सरगुजा कोई स्थान है क्या? नहीं, सरगुजा स्थान नहीं है। जैसे निमाड़ कोई स्थान नहीं है, निमाड़ क्षेत्र का नाम है, उसको हम ईस्ट निमाड़ वेस्ट निमाड़ कहते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के तौर पर। ठीक है, अब नर्मदापुरम संभाग का नाम है, लेकिन संभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? होशंगाबाद है। अब आप कहें मैं नर्मदापुरम जा रहा हूं और नर्मदापुरम के स्टेशन पे उतरूंगा, है ना। मान लीजिए किसी ने तुक्का लगाया और मान लीजिए किसी को बेवकूफ बना रहा है, बत्ती देना बोलते हैं ना जिसको, और बाहर से आया, बोले कि कई बार आपने देखा फर्जी IAS IPS पकड़ाते हैं, बोले मैं कमिश्नर हूं। वो कहाँ? बोले नर्मदापुरम का। कल ही मैं नर्मदापुरम के स्टेशन से बैठा था। तो कौन सा स्टेशन? नर्मदापुरम कहाँ स्टेशन है? नर्मदापुरम नाम की तो कोई जगह नहीं है। या कोई कहता है मैं सरगुजा बस स्टैंड पे उतरा था, अंबिकापुर। सरगुजा कहाँ होगा? हेडक्वार्टर अंबिकापुर। ये अटकाने वाली चीजें हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुए, मैंने जो आपको बताया। देखो, हम लोग यहाँ बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो मैं आपके हर्डल दूर करना चाहता हूँ जिससे आपको सफलता नहीं मिलती। मैं वो प्रॉब्लम दूर करना चाहता हूँ। आप सोचते हैं कि सारी चीजें आप पढ़ाइए तो वो तो आप पढ़ लेंगे, और आपको पढ़ भी लेना चाहिए, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? अगर वो आपने समझ ली और उस पर काम किया तो फिर आप एग्जाम में रुकेंगे नहीं। और मान लीजिए इस साल मैं जो बता रहा हूँ उससे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी नहीं हुई है। फिर मेरे बताने मात्र से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इतनी तैयारी तो आपकी होनी चाहिए, तभी हमारी सलाह काम आएगी। तो इसका मतलब अभी आप परिपक्व नहीं है। तो सबसे पहले तो अपनी परिपक्वता की ओर जाने के लिए 1 आध साल और लगेगा आपको। फिर उसके बाद आपको हमारी सलाह शायद लास्ट स्टेज वालों को बहुत अच्छे से काम आएगी। ठीक है, जो लास्ट स्टेज में है, बिल्कुल इस साल सिलेक्ट होने वाले हैं, उनको बिल्कुल अच्छी लगेगी। उनको लगेगा कि यही एक कारण होते हैं कि हमारे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होते हैं उनको केवल 5 प्रश्नों की जरूरत पड़ती है। 5 प्रश्न परेशान करते हैं उनको। कट ऑफ जाता है 75 में, तो उनका 70 होता है। बस उनको कोई 5 प्रश्न में मदद कर दे तो बात बन जाती है, वही बाहर कर देता है। तो हम उसके लिए जादू बता रहे हैं कि कहाँ करो, थोड़ा सा डीप में चले जाओ। आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करो कि उसने किसने बनवाया, ये कहाँ है, यहाँ कौन सा समारोह होता है, यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ा सा डीप में चले जाओ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। MPPSC वाला तो सन पूछ लेता कई बार एग्जैक्ट, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको प्लांट पता है, क्रॉप पता है, लेकिन क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री नहीं पता है, तो फिर आप अटक जाओगे ज्योग्राफी में। तो इंडस्ट्री पता कर लो, और इंडस्ट्री पता हो गई तो उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है उस इंडस्ट्री का, वो पता कर लो कि उस उद्योग का उत्पादन में कौन सा स्थान है, या उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ, कौन से देश को निर्यात किया जाता है, वो बता दो। थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, जो जानते हो उससे थोड़ा सा आगे, क्योंकि अगर आपको और जानने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया होता, और नहीं हुआ है इसका मतलब है कि आप आगे वाली चीज नहीं जान रहे हैं, क्योंकि आप वहां जाके अटक जाते हैं। दुर्लभ चीज ऐसी कभी नहीं पूछी जाती परीक्षा में कि उसको आप जानते ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, ये है क्या। MPPSC में तो कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं आता कि आप उसके बारे में। UPSC में जरूर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, 8 से 10 प्रश्न, जिनको आप सुनते ही पहली बार हो, पहली बार ही सुनते हो। वहीं पे एग्जाम हॉल में ही पता चलता है कि अच्छा ये भी है इस दुनिया में, ये भी, क्योंकि वो पेपर ही नया होता है पूरा, और वो 2019 का है, तो 19 के लिए होता है, 20 वाला पेपर 20 के लिए होता है, उसका पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं, और आगे भी वो नहीं जाएगा।
इसलिए वहां पर 8 से 10 सवाल ऐसे हो सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सभी के साथ होता है। कई लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो 30 मार्क का समझते हैं, बोले नहीं हमको सब पता था, कुछ नहीं आता उसको। ठीक है, वो हो गया बस, वो गनीमत। अकेले में है ना, वो बहुत दुआ ऊपर देख देख के बहुत खुश होता होगा। ठीक है, वो इसमें बताता नहीं, अकेले में उसका हालत देखना, बहुत बुरी हालत है उसकी, बाद में समझ में नहीं आता। एमपीपीएससी में एक भी सवाल ऐसा नहीं होता कि जो बिल्कुल अद्भुत हो और ऐसा हो कि अरे ये है क्या, ये तो हमने सुना नहीं। समस्या ही वहां होती है कि हम उसके डेप्थ में नहीं जाते, है ना। कई लोगों को भोपाल गैस कांड के बारे में जब पूछा था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का, कि 2 तारीख की रात को हुई थी, 3 को हुई थी और 84 को हुई थी, 82 को हुई थी, ऐसा कुछ कर दिया, उसी में चक्कर खा गए। ऐसा था ना एक सवाल, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। मेरे स्टूडेंट थे, बहुत तेज थे, हमने कहा इसमें क्या दिक्कत थी, तुम तो भोपाल में ही रहते हो और इससे बड़ी दुर्घटना और क्या होगी। नहीं वो तो ठीक है सर, पर वो 2-3 में गड़बड़ हो गया और 84-82 में गड़बड़ हो गया, मतलब ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको जो आता है उसी को पक्का कर लो पहले, तो सबसे पहले उसमें कोई गड़बड़ ना करो, तो उससे काफी हद तक स्थिति ठीक हो जाएगी। फिर कुछ चीजें होती हैं जो, देखिए एमपीपीएससी में जबरदस्ती प्रश्न बनाना होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता, वो रिस्क नहीं लेते। यूपीएससी वाले तो कतई नहीं लेते, लेकिन वो क्या मल्टीपल चॉइस बना करके उसको कठिन बना देते हैं। लेकिन जहां प्रश्न बनता है वहीं बनता है, बात ध्यान रखिएगा। यानी जो पूछा जाने लायक है वही पूछा जाता है। हम 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जरूर बता रहे हैं आपको, लेकिन पूछे जाने लायक 10-15 ही है। 15-20 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसी हैं जिनको हाथ नहीं लगाया जाता, सामान्यतः उनसे प्रश्न नहीं बनते। जैसे गोवा के चर्च से रिलेटेड प्रश्न बहुत कम बनते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इंडिया में बहुत कम है, माइनॉरिटीज है, तो ज्यादा से ज्यादा हिंदू मंदिरों से और वहां से प्रश्न बनते हैं, उनके निर्माण से। और जो मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, उनसे भी फिर प्रश्न नहीं बनाते कई बार, क्योंकि इसका प्रश्न बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, तो वहां से भी प्रश्न नहीं बनते। तो बीच की चीजों से सामान्यतः प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं नेशनल पार्क का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एमपी की हिस्ट्री में कान्हा नेशनल पार्क का बना है। 1950 से एमपीपीएससी जब से चालू हुआ, कम से कम 40 बार उसने कान्हा नेशनल पार्क पूछा होगा 50 एग्जाम में से। 50 एग्जाम में से 40 एग्जाम में उसने कान्हा नेशनल पार्क का प्रश्न पूछा, ये फिक्स था उसका। भारत भवन बनने के बाद में 6 बार भारत भवन पूछ लिया उसने। तो कुछ प्रश्न जो हैं वो एक पैटर्न बना लेते हैं। पहले के जमाने में मैं देखता आ रहा हूँ पेपर और पुराने अनसॉल्व जब से देखते हैं, हालांकि 1950 से 50 एग्जाम हुई नहीं है, प्रीलिम्स बहुत बाद में शुरू हुई थी 1980 के आसपास, उससे पहले प्रीलिम्स होती नहीं थी। लेकिन जब से मैंने इस एग्जाम को देखा है, कम से कम 15 से 20 बार हिंडोला महल पूछा है। मांडू का, वहां और भी महल है लेकिन हिंडोला महल ही पूछता है वो। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को भी पकड़ करके आप बहुत सारे प्रश्नों को हासिल कर सकते हैं। तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यानों में केबुल लामजाओ को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यूपीएससी वाला पकड़ लेता है, एमपीपीएससी वाला पकड़ लेता है। केबुल लामजाओ क्यों पूछता है? क्योंकि वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लोकटक झील में है, मणिपुर में है, तो उसके संगाई हिरण है, ये है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क में भरतपुर का केवलादेव और केबुल लामजाओ। अब ऐसे प्रश्न जो गलत करके आता है ना, वो सिर धुनता है घर आके। ये बहुत सिली क्वेश्चन है और ये आपको बाहर करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो कठिन प्रश्न होते हैं वो आपको बाहर नहीं करते, सिली क्वेश्चन आपको बाहर करते हैं। 15 से 20 सिली क्वेश्चन है, अगर उसमें से 5 सिली क्वेश्चन आपने खराब कर दिए तो आपकी उस कंपटीशन में कोई जगह नहीं है।
क्योंकि कठिन प्रश्न फिर सभी के लिए कठिन होते हैं, अधिकांश लोगों के कठिन होते हैं, और उन सब के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गलत होने की संभावनाएं सभी की ज्यादा होती है। और ऐसे प्रश्न होते हैं 10-12 प्रश्न जो बहुत बेकार प्रश्न है और जिनके लिए विवाद भी चलता रहता है आखिरी तक। बाद में पीएससी जो है वो नए उत्तर भी देता है। ऐसे प्रश्न खराब होते हैं तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, उससे आप कंपटीशन में बने रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10-15 प्रश्नों के लिए कतई परेशान नहीं होना चाहिए, वो हर परीक्षा में होते हैं। आपको परेशान होना है सिली क्वेश्चंस के लिए। सिली क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए। जो बहुत साधारण प्रश्न है, बहुत पॉपुलर है, हमेशा पूछे जाते हैं, पहले से लोगों को पता है ये तो पूछेगा, ये तो आता ही रहता है, ये तो आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन। तो ये कौन तय करेगा, ये कैसे होगा? थोड़ा अनसॉल्व की स्टडी देखिए, देश भर के दूसरे स्टेट की एग्जाम भी देखिए। बिहार पीएससी ने प्रीलिम्स में क्या पूछा है, यूपी पीसीएस ने प्रीलिम्स में क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ की पीएससी ने क्या पूछा है। तो इन सब के प्रीलिम्स के पेपर देखिए, आपको ट्रेंड पता चलेगा और वो क्वेश्चंस पता चलेंगे। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया, ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व में पचमढ़ी अभी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था, पन्ना सबसे आखिरी में बनाया था। उसमें भी 2-3 तरह का वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का 2 जाकर के आप सर्च करेंगे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनको पढ़ डालिए। मैं तो कई बार क्लास में बोलता हूँ कि मैंने उसको रटा था, 14 जब हुआ करते थे तब मैंने उसको रटा था, तो मुझे बहुत लाभ मिला। इतना लाभ मिला कि परीक्षा में कई जगह लिखा उसको, फर्स्ट पेपर में भी लिखने को मिल गया, सेकंड में भी, ऐसे में भी, ऑप्शनल में भी, और इंटरव्यू में भी पूछ लिया उसने। तो 5-5 बार जो है हमको एक ही परीक्षा में एक ही प्रश्न को सुना सुना के हम नंबर लेते रहे। ठीक है, इतना मौका मिलता है। अब आप ऐसी चीजों को भी अगर रट नहीं सकते तो फिर तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो पक्का याद कर लीजिए, पूरे मार्क्स मिलते हैं और इंटरव्यू में आपको शार्प समझा जाता है, क्योंकि आप तड़ातड़ बोलते हो तो सोचते हैं कमाल है, मतलब ये तो बहुत ब्रिलियंट है। तो अपने आप को अगर आप शार्प दिखाना चाहते हैं, ब्रिलियंट दिखाना चाहते हैं, एक्सीलेंट दिखाना चाहते हैं, तो रट लीजिए। कुछ चीजें हम रटने के लिए हम कह रहे हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रटी हुई होनी चाहिए, 38, 18 बायोस्फीयर रिजर्व आप रट लीजिए। फिर 11 उसमें से वर्ल्ड नेटवर्क है जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आता है यूनेस्को के, वो रट लीजिए। इसमें क्या क्या करना है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका अपना एक फोना है, खास करके फोना और फ्लोरा है। तो यहां आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज मिलेंगी। बोर हो रहे हैं? क्या दिक्कत है? उसका अपना एक फोना और फ्लोरा है, और ये जो फोना फ्लोरा है, अगर आप इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज को रेड डाटा बुक जिसको हम लोग जानते हैं IUCN की रेड लिस्ट में आता है। आप जाकर के कोई एनिमल सर्च कीजिएगा, ड्यूगोंग, वाइलेस, लाइन टेल्ड मैकॉक, गोल्डन लंगूर, है ना, फ्लाइंग स्क्विरल, या इस टाइप का कोई भी एनिमल आप सर्च करेंगे विकिपीडिया में तो आपको बॉक्स में कैटेगरीज आएंगी, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लिस्ट कंसर्न मतलब अभी ज़्यादा खतरा नहीं है, और नियर थ्रेटेंड, एंटी लिखा होगा, नियर थ्रेटेंड, खतरे के बहुत, संकट के बहुत नज़दीक है। तो ऐसी स्पीशीज़ का आप पता करिए कि वो किस रेंज की स्पीशीज़ है, कितना खतरा है उसको, और खास करके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की पूरी लिस्ट बना लीजिए और उसको देखिए कि वो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में है। ऑलिव रिडले टर्टल की बात जब हम करते हैं, रामसर वेटलैंड में भी आपको एनिमल्स पकड़ने पड़ेंगे, एनिमल्स पे ही जाना पड़ेगा खास करके। फ्लोरा में भी जा सकते हैं, लेकिन फोना सबसे इंपॉर्टेंट है। रामसर वेटलैंड 26 है, अभी कुछ लोग बता रहे 27 हो गई हैं। तो हाँ, सुंदरवन को नया को शामिल किया है। सुंदरवन सभी में है,
रामसर वेटलैंड भी है, वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, और नेशनल पार्क भी है। तो सभी तरह का है। तो सुंदरबन एक जितने भी तरह के संरक्षण की चीजें हैं उन सब में शामिल होता है। जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाना जाता है, सुंदरी ट्री के लिए जाना जाता है, उसके अजीबोगरीब संरचना न्यूमेटोफोर के लिए जाना जाता है, मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है, स्वाम्पी एरिया है, और डेल्टा बनाता है। तो उसका अपना एक वातावरण है, पर्यावरण है, उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। फोटोग्राफ देखिए, वीडियो देखिए, हो सकता है डिस्कवरी चैनल की कोई डॉक्यूमेंट्री, नेशनल ज्योग्राफिक की कोई डॉक्यूमेंट्री सुंदरबन पे आधा घंटा वो देख डालिए, एक आध कोई प्रश्न जो है आपको वहां से मिल जाएगा डीप में। तो उसको जानिए, और खास करके वहां के, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल होते हैं, जैसे काजीरंगा को हम लोग वन हॉर्न राइनोसिरोस के लिए जानते हैं। तो कुछ नेशनल पार्क, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व पहचाने जाते हैं उनके नाम से, वो पकड़ लीजिए। हम हर साल ये लेक्चर लेते हैं और हर साल आप परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न देखते होंगे। अगर ये हिस्सा आपका मजबूत है तो आप 5 से 6 प्रश्नों पर कब्जा कर सकते हैं। तो और बात करेंगे कल और बाकी बची हुई चीजों को करेंगे, लेकिन आज आपको क्या करना है, केवल मैं बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट पढ़ लेना ये वो छोड़ देता तो आपको समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है। मुझे लगता है आप समझ में आ रहा होगा कौन कौन से स्टेट में ये फैला हुआ है, ये पता करना है, वो लिस्ट में आ जाएगा। झीलों में है तो झीलों की बात करेंगे, और उसका क्षेत्रफल कितना है, कौन से सन में उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया, वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क में, और उसको वर्ल्ड नेटवर्क में कब डाला है, और वहां का फोना और उसकी प्राकृतिक विशेषताएं। क्योंकि जब आप मणिपुर की लोकटक झील के लिए जाएंगे या केबुल लामजाओ के लिए जाएंगे तो प्राकृतिक विशेषताएं बहुत, क्योंकि वो बीच बीच में जो टापू जैसा निकला पड़ा है तो ऐसा लगता है कि वो, और फिर वैसे और आइलैंड और वैसे और उदाहरण दुनिया में कई बार तुलना होती है। कई बार बड़ा इंसिडेंट हो जाता है कि अभी हाल ही में बहुत सारे पोचर्स पकड़ाए हैं, बहुत सारे शिकारी पकड़ाए, उससे संबंधित कोई एक्ट बना हो या संसद में चर्चा हुई हो, उससे संबंधित कोई ऐसी घटना जो न्यूज़पेपर में रही हो, कोई आर्टिकल, कोई कॉलम देखा हो आपने, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि इसको कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा झील, लेक। तो इसको वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं, और हमारे यहाँ भोपाल में भोज वेटलैंड है जिसमें अपर लेक लोअर लेक दोनों है, दोनों को मिलाकर के भोज वेटलैंड कहा जाता है। 2004 में इसको रामसर वेटलैंड में, तो रामसर वेटलैंड की हिस्ट्री 1971 में ये सम्मेलन हुआ था, इन्फोर्स हुआ था ये 1975 में, और अभी विकिपीडिया में 26 साइट्स दी हुई हैं, लेकिन आप जोड़ लीजिएगा सुंदरबन को और इसको, ऐसा करके 27 साइट्स जो हैं ये इंडिया में हैं, स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अलग अलग स्थलों की अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ स्थल जो है उनका निर्माण कैसे हुआ है, मानव निर्मित कौन कौन से हैं, उसके ऊपर जीवन यापन किन किन का होता है, इकोनॉमी में क्या रोल है, इकोलॉजी में क्या रोल है, इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या रोल है, पोल्यूशन कहाँ ज्यादा है, कौन सी जगह सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, उसके लिए गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, अलगल ब्लूम क्या होती है, ये समस्याएं हैं, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम है, वाटर पॉल्यूशन। हाँ, तो ये चीजें जो है आप झीलों की इकट्ठी कीजिए, लेक्स की। तो मुझे लगता है कि आज पर्याप्त होमवर्क है। हाँ, तो ये पहले जिन लोगों ने किया है वो फिर से रिवाइज करना, नहीं तो हम डीप वाले क्वेश्चन जो है, कई बार ऊपर ऊपर के प्रश्न तो आप लोग, कल हम बात करेंगे दूसरी आगे की। ठीक है, चलिए, शांति पाठ।